नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं रेगुलरली क्लासेस आपको दे रहा हूं और आज जो क्लास है इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे साइंस के, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अति महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ये रहेंगे आपके। और देखिए, ज़्यादातर संभावना यही है कि आपका पेपर 17 नवंबर से ही होगा, तो आप लोग अपना पढ़ाई में ढील बिल्कुल भी मत दीजिए और जो क्लासेस करवा रहे हैं ना उनको रेगुलरली देखते रहिए, नहीं तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। अगर पेपर 17 नवंबर से हो रहा है और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी हो जाएगी। चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और साथियों, सारे क्लासेस को देखना है आपको, कोई भी क्लास स्किप नहीं करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसकी अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं? बताइए, इनमें से किसकी अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं? देखिए, पौधे जो होते हैं ना, ये बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझा जाते हैं। इसमें होता ये है, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पौधे जो हैं आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकाल देते हैं, जितनी पानी उनको चाहिए वो रखते हैं, बाकी निकाल देते हैं। लेकिन अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन अगर हो जाए ना तो पौधे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाष्पोत्सर्जन को किस में मापा जाता है? तो याद रखना, पोटोमीटर में मापा जाता है, पोटोमीटर में। ठीक है, पोटोमीटर। आगे देखिए, जेंथोफिल का रंग कैसा होता है? बताइए, पादप जगत का ही क्वेश्चन है। ये जो जेंथोफिल है इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखना, पीला, येलो रंग का। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण किससे होता है? वैसे तो पौधों में क्लोरोफिल पर्णहरित में मुख्य भूमिका निभाता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम भी। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम से पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम व मैग्नीशियम से। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना, वो साथियों क्या होती है भाई? तो याद रखना, बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। आगे देखिए, केल्विन चक्र के बारे में सत्य कथन कौन सा है? बताइए, केल्विन चक्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यह प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया है। बिल्कुल सही है। इसे C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण एवं कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण भी इसमें होता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। ठीक है। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर साथियों जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लाज्म। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर जो जीव द्रव्य बनते हैं या फिर याद रखना, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर ये क्या कहलाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिकांग राइबोसोम का कार्य क्या होता है? देखिए, जो कोशिकांग होता है राइबोसोम, इसका कार्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ए में लिखा है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, बिल्कुल सही है। नए प्रोटीन का निर्माण करना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। आगे देखिए, केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो भाई, केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखिए, ए में लिखा है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, केंद्रक बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माता भी होता है, केंद्रक बिल्कुल। आनुवांशिकी सूचनाओं का हस्तांतरण भी केंद्रक में ही होता है। यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों। कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है साथियों? ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, कोशिका विभाजन में इनमें से कौन सहायता करता है? देखिए, करेक्ट आएगा तारक काई। तारक काई जो होता है ना, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोशिकांग गोल्जिकाई का कार्य क्या है? बताइए, गोल्जिकाई जो कि एक कोशिकांग है, इसका कार्य क्या होता है? साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है कोशिकीय पदार्थ का स्रावन एवं परिवहन करना, बिल्कुल। वसा का संचय भी कोशिकांग में होता है साथियों। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का संचय भी जो है वो आपका कोशिकांग में ही होता है। वसा का संचय भी कोशिकांग में होता है। इसके अलावा उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में भी मदद करता है। कौन? गोल्जिकाई। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित या न के बराबर होता है? अगर जंतु कोशिका में होता भी है तो बहुत ही कम होता है, और ये जो है ना पादप कोशिका में सुविकसित यानी बहुत ही बड़ा स्थान घेरता है। याद रखना, रिक्तिका।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका। पौधों में जो अपशिष्ट होता है ना वो यहीं जमा होता है रिक्तिका में, याद रखना। कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है? देखिए इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है? करेक्ट आएगा लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काई की खोज किसने और कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोल्जी काई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने कब? 1898 में, ठीक है, 1898 में, याद रखेंगे। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं? देखिए जो कोशिकाएं होती हैं ना ये मिलकर प्राथमिक रूप से टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू यानी उत्तकों का निर्माण करती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तकों का। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? ए में लिखा है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल बना होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, नहीं, ये एक प्रकार का उत्तक होता है, प्रोटीन नहीं होता है इनेमल। तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है? तो भाई किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में जो है ना ये 1/10 सेकंड तक, जिसको हम बोल सकते हैं कि 0.1 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है डाइसिफिलॉन या डाइसेफिलॉन किस प्रमुख भाग का उपभाग है? बताइए डाइसेफिलॉन जो है ना इनमें से किस प्रमुख भाग का एक उपभाग है? तो भाई याद रखिएगा डाइसेफिलॉन जो है ना साथियों, डाइसेफिलॉन ये अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का ही एक उपभाग है। हमारे मस्तिष्क का जो फोर ब्रेन है ना उसका ही ये क्या है? तो उपभाग है। करेक्ट आएगा अग्र मस्तिष्क का। देखिए यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे स्थित होता है। ठीक है, डाइसेफिलॉन के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो डाइसेफिलॉन में भाई थैलेमस आते हैं, हाइपोथैलेमस आते हैं, दोनों ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। मेडुला इसमें नहीं आता है, याद रखना। आगे देखिएगा, मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मस्तिष्क जो है मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने व चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम ऑप्शन में है नहीं, ये सेरेब्लम दूसरा होता है, सेरेब्रम दूसरा होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने व चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, यहीं पर जो है ना सेरेब्रम होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फोर ब्रेन, याद रखना। प्यास, नींद, भूख का नियंत्रण कौन करता है? तो प्यास, नींद व भूख का नियंत्रण कौन करता है? देखिए करेक्ट होगा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, याद रखना। अगला, क्लेबस व बजरनिक ने किसको खोजा था? बताइए क्लेबस और बजरनिक ने इनमें से किसको खोजा था? तो देखिए क्लेबस व बजरनिक ने डिप्थीरिया के रोगाणुओं को खोजा था, डिप्थीरिया के रोगाणुओं को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो भाई पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज जो है ना ये किंटा जातो ने की थी भाई, याद रखना। किंटा जातो इनका नाम है जिन्होंने पेचिस व प्लेग चिकित्सा की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? भाई रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। इनमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शन में रक्त समूह तो है नहीं, एंटीजन है ना, बिल्कुल। एंटीजन की खोज जो है वो लैंडस्टीनर ने की थी, याद रखना। कौन सा विटामिन यकृत में देखिए प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? करेक्ट आएगा फिलोक्विनोन यानी विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता है, जिसको जीरोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं? ये जो शुष्क छिपांक रोग है इसको जीरोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं, जो हमारी आँख को प्रभावित करता है साथियों। ठीक है, देखिए एक नेत्र रोग है ये शुष्क छिपांक रोग, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? बताइए फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भाई करेक्ट आएगा विटामिन B9 का। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B7 का बायोटीन होता है, और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, याद रखना केमिकल नेम। अगला है, अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भाई जो अंकुरित गेहूं का तेल होता है ना उसमें विटामिन
ई की अधिकता पाई जाती है, विटामिन ई पाया जाता है जो प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला, सांस छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है? जब मनुष्य सांस को छोड़ता है उस समय गैसों का परसेंटेज क्या होता है? सभी गैसों का देखिए, छोड़े हुए सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। यानी करेक्ट आएगा उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन द्वितीयक श्वसन अंग है? बताइए, मनुष्य का द्वितीयक श्वसन अंग कौन सा है? पहला तो नाक है साथियों, फर्स्ट, और दूसरा होता है मुख, तो करेक्ट आएगा। द्वितीय पूछा है तो मुख करेक्ट होगा। सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशतता क्या होती है? देखिए, सांस को लेते समय जो गैसों की प्रतिशतता होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, क्योंकि ये वायुमंडल में इतना ही लगभग पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है लगभग 20% या 21%, यानी उपयुक्त तीनों करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, इनमें से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन सेम पूछे, ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट ना हो तो स्टार्च या ग्लूकोज आपको दिया हुआ होगा। सल्की उपकला किस में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्की उपकला उत्तक है जो कि किस में पाई जाती है? इनमें से किस में पाई जाती है? तो करेक्ट आएगा वायुकोश में। देखिए, ये जो सल्की उपकला उत्तक है ना साथियों, वायुकोश के अलावा ये रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली जिसको आप बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मुंह, त्वचा तथा योनि जैसी सतहों पर भी पाई जाती है। ठीक है, अगला, डायफ्राम अवस्थित रहता है कहाँ? बताइए, डायफ्राम कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये फेफड़े के नीचे होता है, यानी विशेषकर वक्ष गुहा की निचली सतह पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रक्रिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वह प्रक्रिया कौन सा है जिसके द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है? करेक्ट आएगा किण्वन। आगे देखिए, पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में कैसा होता है? पादप जो होते हैं ना भाई, बताइए, पेड़ पौधों में जो श्वसन दर होता है और जो मनुष्यों में श्वसन दर होता है उसकी तुलना में क्या? तो पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में धीमी होती है, याद रखना, धीमी होती है। ठीक है, पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था रिक्तिका में, जो कि पादप कोशिका में सुविकसित होता है और जंतु कोशिका में ये ना के बराबर होता है। आगे देखिए, एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? तो भाई, एक मादा जनन कोशिका से एक बार में केवल एक ही अंडाणु बनते हैं 1 महीने में, याद रखना। ठीक है, शुक्र वाहिनी को काट देने यानी वास्ट डिफरेंस को अगर काट दें तो क्या होगा? वीर्य नहीं होगा? नहीं, वीर्य तो होगा ना, वीर्य होगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होगा। ठीक है, वीर्य शुक्राणु रहित होगा, बिल्कुल वीर्य होगा लेकिन शुक्राणु उसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वृषण कोष का क्या कार्य होता है? तो वृषण कोष जो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वृषण का तापमान समान रखता है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अपरा यानी जिसको बीजांडसन भी बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो अपरा या बीजांडसन का कार्य क्या होता है? देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ होगा कई हार्मोन का उत्पादन करना, बिल्कुल करता है भाई। भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, बिल्कुल। भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति देना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? बताइए, इनमें से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो करेक्ट आएगा वृषण। याद रखिएगा, पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय होता है, अंडाशय। ठीक है, महिलाओं में अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है और पुरुषों में वृषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पस लुटियम जो है ना, याद रखना, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। देखिए, कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है, यह रिलैक्सिन भी बनाता है, याद रखना। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है ना, वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो भाई, शुक्राणु जो होते हैं ना साथियों, ये अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। अधिवृषण, वृषण मत करना, अधिवृषण, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा क्योंकि अस्थायी रूप से पूछा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, फीमर। ठीक है,
चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, उसका औसतन भार 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1350। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध किस अंग से है भाई? तो करेक्ट आएगा हृदय से। ठीक है, हृदय करेक्ट होगा। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी पीयूष ग्रंथि। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। होमवर्क का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आपको बता दें फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।